हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। कैसे हमारे जो वायुमंडल है और जो हमारा जलमंडल है उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि अर्थ का हम ओरिजिन देखे और फिर इसके बाद हमने यूनिवर्स का ओरिजिन भी देखा था। उसके बाद जब हमारी पृथ्वी बन गई थी तो उस पर कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का। तो ये सारी चीज़ें आज इसमें कवर करने वाले हैं, बहुत ही आराम से कवर करेंगे, क्रिस्टल एंड क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 9। पहले छोटी छोटी सी चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दी हैं आपको बेसिक लेक्चर्स में। बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। फिर भी एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ। देखो, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जमीन का वह भाग जहाँ पर आपको पानी पानी मिले उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो वाटर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर पानी मिले वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर। जैसे ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ये किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का। लिथोस्फीयर जमीन का वो वाला भाग जहाँ पर लैंड पाई जाती हो, रॉक्स पाई जाती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और हम रहते भी किस पर है, जनरली लिथोस्फीयर पर ही रहते हैं। एटमॉस्फेयर हमारे आसपास जो गैसेस हैं, गैसेस की जो ब्लैंकेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो आपको पता है ये चीज़ हो गई एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जहाँ पर आपको हाइड्रोस्फीयर मिल जाए, लिथोस्फीयर मिल जाए और एटमॉस्फेयर मिल जाए, वहाँ पर आपको मिलेगा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वह जोन होता है, वह क्षेत्र होता है जहाँ पर आपको एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा और लैंड मिलेगी। तो उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और जहाँ बायोस्फीयर होता है वहाँ पर आपको प्लांट्स मिलेंगे और वहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर कैसे कैसे हुआ। बुक में जो पॉइंट दे रखे हैं सारी चीज़ें कवर करेंगे, मगर इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं बता दूं। हमारा जो प्रेजेंट में जो एटमॉस्फेयर है इसमें ज़्यादातर जो गैसेस पाई जाती हैं उसमें दो गैस की अधिकता बहुत ज़्यादा है। मतलब एटमॉस्फेयर का लगभग 99% दो गैसेस हैं आज की डेट में। एक है नाइट्रोजन 78%, दूसरी है ऑक्सीजन 21%। हमारी जो जीवन देने वाली जो गैस है वो है ऑक्सीजन। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन जो है 78% है। तो बाकी जो गैसेस हैं रिमेनिंग 1% में आ जाती हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, ये बाकी 1% में कंटेन करती हैं। मगर ये जो है आज की डेट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% है। ये सिचुएशन जब अर्थ बनी थी शुरुआत में तब नहीं थी, ये सिचुएशन आज की है। मगर आज से पहले क्या सिचुएशन थी वो देखते हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर सबसे पहले देखेंगे, फिर बाद में होगा हाइड्रोस्फीयर। तो ध्यान रखना, पहले एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, बाद में हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो आज का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो टोटल 99% जो है मेनली दो ही गैसेस आती हैं आज की डेट में। जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आती हैं। देर आर 3 स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। आज का जो हमारा वातावरण है इसको इवॉल्व होने में, इसको विकसित होने में, इसको डेवलप होने में तीन स्टेज में इसको हम समझ सकते हैं। 3 स्टेज में इसका डेवलपमेंट हुआ। पहली स्टेज में क्या हुआ था, द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। मतलब शुरुआत में जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। तो शुरुआती एटमॉस्फेयर था उसका लॉस होता है, यह है फर्स्ट स्टेज। कैसे लॉस होता है वो हम आगे देखेंगे। दूसरी स्टेज है हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब आपको पता है हमारी पृथ्वी में 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली है क्रस्ट, फिर आती है मेंटल और फिर आती है कोर। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी में अंदर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कई सारी एक्टिविटीज भी आपने सुनी होंगी, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा लावा बाहर निकल के आता है और उसके साथ में बहुत सारी गैसेस भी बाहर निकल के आती हैं। तो जो इंटीरियर है पृथ्वी का, जो अंदर वाला भाग है, हॉट होने की वजह से इससे भी किसका एवोल्यूशन हुआ, एटमॉस्फेयर का। क्योंकि अंदर से भी पृथ्वी से भी क्या निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, बाहर निकल के आती हैं और उन्होंने क्या बनाया, एटमॉस्फेयर। और इस प्रोसेस को हम डी गैसिंग बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। फाइनली थर्ड स्टेज क्या है, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाई लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ तो फिर पहली लाइफ आई, और जैसे ही लाइफ आई
प्लांट्स आए, एनिमल्स आए। तो प्लांट्स में आपको पता है एक रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, आई होप आपको पता होगा। और फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं और CO2 को कंज्यूम कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से भी एटमॉस्फेयर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो 3 स्टेज हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी पर जो चारों तरफ गैसेस का जो लेयर है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसे निर्माण हुआ। तो सबसे पहले पहली स्टेज देखेंगे। देखो, द अर्ली एटमॉस्फेयर विद द हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। देखो, शुरुआत में मैंने बताया था हमारा जो एटमॉस्फेयर था, शुरुआत में एटमॉस्फेयर था, इसमें मेनली 2 गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। और इस वाले एटमॉस्फेयर को बोलते हैं प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम वाला जो एटमॉस्फेयर है, ये खत्म हो गया किसकी वजह से, सन से आने वाली सोलर विंड्स की वजह से। तो सन से आने वाली जो सोलर विंड्स हैं, इन्होंने इन दोनों गैसेस को क्या कर दिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया, मतलब यहाँ से हटा दिया। शुरुआत में जो गैसेस हुआ करती थी कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये वाला केस ऐसा नहीं है पृथ्वी के साथ ही हुआ। हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में देखा था कि स्टार्टिंग के जो प्लैनेट्स थे, जिनको हम इनर प्लैनेट्स बोल रहे हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, वहां पर सोलर विंड्स की वजह से गैसेस क्या हो गई हैं, स्ट्रिप ऑफ हो गई है, वहां से गैसेस भाग गई हैं या निकल गई हैं। किसने निकाल दिया उन गैसेस को, सोलर विंड्स ने निकाल दिया। तो शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम थी, इनको हटा दिया जाता है किसकी वजह से, सोलर विंड्स की वजह से। दिस हैपन नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन द ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। तो ध्यान रखना, ये जो पहली स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रीमोर्डियल गैसेस थी हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्या हो जाती हैं, स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, यहाँ से गायब हो जाती हैं। किसकी वजह से, सोलर विंड्स की वजह से। तो ये सोलर विंड की जो घटना थी, सोलर विंड्स ने जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर को खत्म किया था, ये सिर्फ अर्थ के केस में ही सही नहीं है, अर्थ पर तो किया ही किया था, अर्थ के अलावा बाकी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन सभी में जो गैसेस थी इनको क्या कर दिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया। तो पहला केस तो ये याद रखना है। चलो कमेंट करके मुझे बताओ, जोवियन प्लैनेट्स के नाम बताओ मुझे, राइट द नेम ऑफ जोवियन प्लैनेट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड जोवियन, ठीक है, ओके। तो पहला केस ये हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है तो जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो एस्टेरॉयड बेल्ट और सन के बीच में आते हैं, इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और एस्टेरॉयड्स और कुपियर बेल्ट के बीच में जो प्लैनेट्स आते हैं, इनको हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ, आप देखो शुरुआत में पृथ्वी एकदम आग का गोला थी, बहुत तेज गति से गर्म हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो अब धीरे धीरे अर्थ क्या होने लगी, कूल होने लगी। तो ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ, दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। जब पृथ्वी हमारी धीरे 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 कूल होने लगी, तो पृथ्वी के इंटीरियर से, अंदर वाला जो सॉलिड भाग था, वहाँ से क्या रिलीज होने लगा, वहाँ से गैसेस रिलीज होने लगी। और इन्हीं गैसों ने प्रेजेंट एटमॉस्फेयर को क्या किया, बनाया, ठीक है। पहला क्या था, जो हाइड्रोजन हीलियम थी उनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया था, किसके द्वारा, सोलर विंड्स के द्वारा। दूसरा, हमारी पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी, कूल होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर वाले भाग से क्या निकलने लगी, गैसेस निकलने लगी, वाटर वेपर निकलने लगी, और इन्होंने बनाया प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन को स्टार्ट किया। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। शुरुआत में जो हमारा एटमॉस्फेयर हुआ करता था, जैसे गैसेस स्ट्रिप ऑफ हो जाती हैं, कौन कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम स्ट्रिप ऑफ हो जाती हैं सोलर विंड्स की वजह से। उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर बना था, उसमें क्या क्या था, एक तो वाटर वेपर था, नाइट्रोजन गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, मीथेन गैस थी, अमोनिया गैस थी, और थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन गैस हुआ करती थी। द प्रोसेस थ्रू विच गैसेस वर आउट पावर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। अब देखो, ये जो गैसेस बाहर निकल के आई थी पृथ्वी के अंदर वाले भाग से, बाहर की तरफ जो निकल के आई थी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीगैसिंग बोलते हैं। तो डीगैसिंग के दौरान पृथ्वी के अंदर वाले भागों से वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसेस क्या होने लगती हैं, बाहर निकलने लगती हैं। तो ये हो गई दूसरी स्टेप, ठीक है। तो दूसरी स्टेप ध्यान रखना कि पृथ्वी का जो अंदर वाला भाग है, उसमें से गैसेस बाहर निकल के जाती हैं और वो बनाती हैं एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं। कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। अब वॉल्केनिक इरप्शन तो आप जानते होंगे, ज्वालामुखी का फटना। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो आपने देखा होगा पृथ्वी के अंदर से एक तो लावा निकलता है,
क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, बाहर आके उसी मैग्मा को हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो लावा निकल के आता है और साथ के साथ में उसके साथ गैसेस निकल के आती हैं, वाटर वेपर निकल के आती हैं। तो इनसे भी किसका निर्माण हुआ, एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। एज दी अर्थ कूल्ड, अब देखो एटमॉस्फेयर का निर्माण तो हो गया, अब हाइड्रोस्फेयर का निर्माण होगा। कैसे निर्माण होगा, अब जैसे जैसे अर्थ पृथ्वी धीरे धीरे कूल होने लगी, वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। आपको रेनफॉल वाला प्रोसीजर पता होगा, रेनफॉल कैसे होती है, जो हमारे ओशन से लगातार हीट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपर बनती है और वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके वाटर वेपर कूल होती है और कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद आपको पता है क्लाउड्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी सेम केस होने लगा, जैसे जैसे पृथ्वी धीरे ठंडी होने लगी, पृथ्वी कूल होने लगी, टेम्परेचर डाउन होने लगा, तो जो वाटर वेपर थी एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होने लगी, और कंडेंस होने लगी तो बादल बनाए, क्या बनाए, बादल, और उनसे बरसात हुई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ये रेड रेड कलर का ये लावा है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, और इसके साथ वोल्केनिक इरप्शन के साथ क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इन रेन वाटर। अब जैसे ही मैंने बताया कि जो वाटर वेपर था उसका कंडेंसेशन होने लगा, कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड्स बनने लगे, फिर रेनफॉल होने लगी। उस रेनफॉल की वजह से जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होने के बाद पृथ्वी का और टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि बरसात होने लग गई। अब बरसात होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और कम होने की वजह से और ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ, और ज़्यादा कंडेंसेशन होने की वजह से और ज़्यादा रेनफॉल होने लगी। ध्यान रखना, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। शुरुआत में जो वाटर वेपर निकल के आई थी डीगैसिंग के दौरान, और पृथ्वी धीरे धीरे कूल होने लगी, वाटर वेपर कंडेंस होने लगी, कंडेंस होकर बादल बनने लगे, बरसात हुई, बरसात होने की वजह से एनवायरनमेंट में जो CO2 थी वो डिजॉल्व होने लगी रेनफॉल में, टेम्परेचर इसकी वजह से और कूल हुआ, टेम्परेचर कूल होने की वजह से और कंडेंसेशन हुआ वाटर वेपर का, और कंडेंसेशन होने की वजह से क्लाउड्स बने, और फिर क्या होने लगी, और ज़्यादा रेनफॉल होने लगी। अब खूब सारी बरसात होगी तो सोचो पानी कहाँ जाएगा। अब पृथ्वी पर क्या था, जब पृथ्वी कूल होने लगी, जैसे मान लो पृथ्वी स्टार्टिंग में ये पृथ्वी है, तो कूल होने लगी तो पृथ्वी पर ऐसे करके डिप्रेशंस बनने लगे। क्या बनने लगे, डिप्रेशंस बनने लगे, गड्ढे बनने लगे, और इन्हीं गड्ढों में क्या भर गया, पानी भरने लगा, और पानी भरने लगा तो यही गड्ढे किसका रूप ले लेते हैं, यही गड्ढे ओशंस का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, ओशंस का। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। तो जो बरसात वाला पानी आ रहा था वो इन गड्ढों को क्या करने लगा, भरने लगा, और गड्ढे जब भरने लगे तो यही किसका निर्माण कर देते हैं, ओशंस का। ठीक है, देखो, द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस टू गिव राइज टू ओशंस। डिप्रेशन मतलब जो गड्ढा बहुत ही ज़्यादा गहरा। ठीक है, अब गड्ढे का मतलब नॉर्मल गड्ढा नहीं, अब जब ओशन बनेगा तो सोचो बहुत ही बड़ा पृथ्वी पे क्या होगा, गड्ढा होगा। तो उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं डिप्रेशंस में क्या होने लगा, वो जो रेन वाटर का पानी भरने लगा, और उनसे फिर निर्माण होता है, ओशंस का निर्माण होता है। The Earth's oceans were formed within 500 millions from the formation of Earth। जैसे ही हमारी पृथ्वी बनी थी उसके 500 मिलियन ईयर्स के अंदर पृथ्वी पर क्या बनने लगे, ओशन बनने लग गए। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ओशंस जो हैं वो 4000 मिलियन ईयर्स एगो ओल्ड हैं, 4000 मिलियन ईयर्स एगो ओल्ड हैं, और लगभग 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व। अब देखो हमारी पृथ्वी पर लिथोस्फीयर बन गया, हाइड्रोस्फीयर बन गया, और एटमॉस्फेयर बन गया। तो जब सारी चीज़ें बन गई तो लगभग 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ की भी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। पहली जो जिंदगी है, जीवन है, उसकी भी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। हाउएवर अराउंड 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स एगो बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट एवॉल्व। मगर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लगभग कब स्टार्ट हुआ था, 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले स्टार्ट हुआ था। और शुरुआत में जो लाइफ थी वो सिर्फ और सिर्फ ओशियंस तक ही सीमित थी। लाइफ वाज कन्फाइंड टू दी ओशियंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के लिए लाइफ कहाँ पे थी, ओशियंस थी, ओशियंस में थी, और फिर ओशियंस से लाइफ निकल के बाहर की तरफ आती है। मतलब जीवन की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले क्या माना जाता है, ओशियंस में शुरुआत हुई थी। Oceans begin to have contributed or contribution of oxygen through the process of photosynthesis। अब देखो लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हो गई, ओशियंस में स्टार्ट हो गई। ओशियंस में मान लो प्लांट्स होंगे तो वहाँ पर उनमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलने लगी, ऑक्सीजन निकलने लगी। तो ओशियंस ने भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा क्या प्ले किया है, रोल प्ले किया है। Eventually oceans were saturated with oxygen and
2000 मिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड इनटू एटमॉस्फेयर। अब शुरुआत में जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पर भरने लगी, ओशियंस के अंदर भरने लगी। ओशियंस में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई तो वो ओशियन से निकल के जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आने लगी, एटमॉस्फेयर में आने लग गई। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन होने का कारण आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें, या क्लोरोफिल पाया जाता है, सॉरी, तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं। और सनलाइट की उपस्थिति में ही ये क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन बनेगी। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओशियंस में क्या हुआ था, गैस बनने लगी, कौन सी, ऑक्सीजन। किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। जब ओशियन सैचुरेट हो जाते हैं, फुल भर जाते हैं ऑक्सीजन से, तो फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन है लगभग 2000 मिलियन ईयर से वो इन्वायरमेंट में आने लग जाती है और इस प्रकार हमारे एटमॉस्फेयर का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये साथ साथ में आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, और बहुत आसान है। अब यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। एक टॉपिक और है, उसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में करा दूंगा और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से स्टार्ट करें और दोबारा वीडियो को देखें। आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। जय हिंद, जय भारत।